दिन नहीं पढ़ पाएंगे। जिन लोगों ने भी मोबाइल पे ऑन करके क्रिकेट देख रहे हैं वहां पे, वो यहाँ आ जाए, है ना, क्योंकि मैं लाइव फीड ही बंद कर दूंगा। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग मोबाइल पर मैच भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं, उन लोगों को इधर आ जाना चाहिए चुपचाप, क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब शुरू करने वाले हैं और कॉपी में लिखना पड़ेगा और वहां बाइक पर बैठकर लिख नहीं पाओगे आप। तो आ जाओ इधर, है क्लास, ज़्यादा शाणे नहीं बनना। लेट्स मूव। बाकी मेरे तो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे ही हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, नहीं वो अपने पढ़ते रहते हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं। नाउ ये तो क्या यहाँ आके बहरा जाते हैं। चलिए अब आगे, दो दिन तक अपनी क्लास इंटरप्टेड रही, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन संडे आई वॉज अबाउट टू come to here, but a sad news came of my बड़े जीजा जी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो had to move to Jen and then again कल चूंकि उनके बच्चे आ ही नहीं पाए तो हमको एक दिन पूरा फ्यूनरल टालना पड़ा। कल फ्यूनरल था इसलिए कल भी नहीं आ पाया मैं। चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ेंगे। तो ओपिनियन पढ़ लिया, सर्टिफिकेट पढ़ लिया, ट्रू एंड फेयर पढ़ लिया, और हमने देखा कि ट्रू एंड फेयर के साथ लिखा जाता है गिव। फाइन। अब बात आती है कि ट्रू एंड फेयर क्यों नहीं होता। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कब नहीं देंगे? अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी इस लाइन को खींचने से पहले एक बात और कर दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कब नहीं देंगे, तो छोटी सी लाइन हम लिख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू if they contain any misstatement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे अगर वो कंटेन करेंगे कोई मिस स्टेटमेंट। अब बात आती है कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर। फॉल्स स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के अंदर आप अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट है, और अगर मिस स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। बहुत सिंपल सी बात। ये मिस स्टेटमेंट दे एग्जिस्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
and they are discovered or detected by auditor. ऐसे मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और वो डिस्कवर या डिटेक्ट किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा. दे आर बीइंग डिस्कवर्ड और डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर. डिस्कवर किए जाते हैं या डिटेक्ट किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा. वर्ड आप देख रहे हो क्या क्या वर्ड्स यूज हुए. एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा डिस्कवर्ड और डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर. मिस स्टेटमेंट क्यों होते हैं? ये लाइन मैं आज जल्दी खींच रहा हूं यार, लाइन खींचना नहीं चाहिए मुझको. इसके अंदर एक और पॉइंट है. misstatement in financial statement may be due to fraud or error. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट क्यों हो सकते हैं? तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं या तो फ्रॉड के कारण या तो एरर के कारण. आइदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर. या तो फ्रॉड के कारण या तो एरर के कारण. यानी सीधी सी बात है, अगर फ्रॉड होता है या एरर होती है तो मिस स्टेटमेंट होता है. अगर मिस स्टेटमेंट होता है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते. लॉजिकल सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? पर सर जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि फ्रॉड क्या होता है या एरर क्या होती है, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है. व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल मिस्टेक्स. in financial statement to get unjust advantage. आप अनजस्ट एडवांटेज लेने के लिए जानबूझकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस्टेक्स करते हो उसे हम फ्रॉड कहते हैं. सेल्स को डबल करके दिखा देना, परचेज को गायब कर देना, परचेज को डबल करके रिकॉर्ड कर लेना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री गलत कर लेना, ये सब क्या है? फाइनेंशियल जगलरी का तरीका है दोस्त. इज ऑल व्हाट यू आर डूइंग अ फाइनेंशियल जगलरी. इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो बहुत गरीब दिखे या बहुत अमीर दिखे. अमीर दिखाना होगा तो सेल्स डबल कर लूंगा, गरीबी दिखाना होगी तो खर्चे डबल कर दूंगा. जो खर्चे हुए नहीं उन्हें बताऊंगा कि हो गए. क्यों? मैं गरीब दिखा के टैक्स बचाना चाहता हूं, अमीर दिखा के लोगों से और पैसे उगाना चाहता हूं. मतलब कुछ गलत करना चाहता हूं, मतलब अनजस्ट एडवांटेज लेना चाहता हूं. और अगर मैं अनजस्ट एडवांटेज लेना चाहता हूं तो दैट इज कॉल्ड, और इस कारण मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक्स कर देता हूं तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट? फ्रॉड. फ्रॉड कमिट किए जाते हैं.
ऐसा मत लिखना ही डज फ्रॉड, ही डिड फ्रॉड। कमिट वर्ड तो सर याद रहता है, डोंट वरी। ओके, फ्रॉड, इंटेंशनल मिस्टेक्स को फ्रॉड कहते हैं दोस्त, क्योंकि आप इंटेंशनल मिस्टेक्स इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एडवांटेज चाहिए। रामलिंग राजू, नाम सुना है? हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सत्यम लिमिटेड। करीब 4,500 फेक इनवॉइसेस के थ्रू उन्होंने सेल्स की ओवर बुकिंग की हर क्वार्टर एंड पर, ताकि शेयर के भाव मार्केट में बढ़ सके और वो अपने शेयर्स को बढ़े हुए भाव पर बेचकर मुनाफा कमा सके। हेलो, दिस इज व्हाट फ्रॉड, इसको क्या कहेंगे? फ्रॉड। गॉट इट? तो फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल मिस्टेक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गेट अनजस्ट एडवांटेज और एन इलीगल एडवांटेज आप लेना चाहते हो, दैट वुड बी फ्रॉड। व्हाट इज एरर? unintentional mistakes, in financial statement due to carelessness or omission, एंड मिस्टेक जो है वो ऑकर होती है। उल्टा मत लिख देना फ्रॉड ऑकर्ड एंड मिस एरर कमिटेड, गड़बड़ हो जाएगा दादा। शब्दों का चयन सोच समझकर ही करें। फ्रॉड कमिट किए जाते हैं, एरर ऑकर होती हैं। हेलो सर, फ्रॉड और एरर में और क्या अंतर है? बच्चों सरी की बातें करना है थोड़ी देर तो कर लेते हैं कि भाई फ्रॉड और एरर में क्या अंतर होते। बच्चों सरी की तो क्या, बीकॉम सरी की बातें। बीकॉम में अपने को वो जो सीरीज आती हैं पढ़ने वाली, उनमें ये डिफरेंस बड़े अच्छे दिए होते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस और जबरन के डिफरेंस। मतलब लगता है कि अपन डिफरेंस पढ़ रहे हैं, फिर लगता है कि ये डिफरेंस है क्या, फिर अगला लगता है ये ऊपर भी तो यही बोल रहा था, फिर लगता है कि हाँ पर डिफरेंट बोल रहा है। मतलब कुल मिलाकर इतनी सी बात को इतना करके डिफरेंस बना दिए जाते हैं। कुछ ऐसी हरकत अपन करेंगे क्योंकि 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने ये जो अपने वर्ड पावर बनाया है, इसको अभी 3-4 पेज छोड़ने के बाद इसके लिए 2 पेज 3 पेज और छोड़ दो। अरे बावा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पेज तक ये टेबल चलेगी। ठीक है, 6ठे पेज पे अब ये जो बनवा रहा हूं ये बना लो। एक महान प्रश्न करवा रहा हूं आपको, आने के चांसेस तो कम है, लेकिन आ गया तो आपकी दुआएं मेरे पास है। 5 एक पेज छोड़ दो यार। अरे 1 2 3 4 5 ऐसे बावड़े हो गए बिल्कुल ही। सीरियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रॉड एंड एरर। लो भैया, ये है सीरियल नंबर। ओहो,
अरे कछु नहीं हुआ भैया। हाँ, सीरियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फ्रॉड, एरर। सीरियल नंबर 1, इंटेंशन, हाँ ना। हेलो, ये राइट रॉन्ग लिख के मत आना, पूरा लिख के आना वहां पे। अरे हेलो, मतलब लिख दोगे ना कि देर इज इंटेंशन वाइल कमिटिंग फ्रॉड बट देर इज नो इंटेंशन वाइल देर इज एन एरर। ओके। दूसरा, भाई को बुलाया, उन्होंने बोले यार आउट हो गया, तेरी बैटिंग आ गई, आजा। भाई उठ के चला गया। इंटेंशन के बाद अगली बात, इंटेंशन के बाद अगली बात कि क्या फ्रॉड करने वाले को ये नॉलेज होता है कि वो फ्रॉड कर रहा है। हाँ, 200% नॉलेज होता है भाई साहब कि वो फ्रॉड कर रहा है। एरर करने वाले को ये नॉलेज होता है क्या कि वो एरर कर रहा है। तो अब आप बोलोगे कि सर 1 मिनट है ना, ज्यादा तेज मत चलो। इंटेंशन का मतलब ही होता है कि आपको नॉलेज है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। पर नहीं, बीकॉम की बुक्स कैसी होती है ना, लगता है कि नहीं कि दो अलग अलग चीजें, फिर लगता है यार एक ही बात कर रहे, मामू बना रहे, फिर लगता है अच्छा चलो एक अलग अलग हो सकती है। तो ये आओ अगली बात करते हैं नॉलेज की। भैया फ्रॉड करने वाले को नॉलेज होता है कि वो फ्रॉड कर रहा है, लेकिन एरर करने वाले को ये नॉलेज नहीं होता कि वो एरर कर रहा है। क्लियर। अगली बात, आउट हो क्या गया है, तो हिट विकेट हो गया। चलिए थर्ड, मैं समझा तू बैटिंग करने गया, नहीं ये बैटिंग कर रहा था वहां जो दो खेल रहे हैं उनके ऊपर। सो पहला हुआ इंटेंशन, दूसरा हुआ नॉलेज, तीसरा हुआ, हंसना मत है, प्लानिंग। फ्रॉड की प्लानिंग होती है और कोई ये नहीं कहता आओ आज एरर करें। हेलो, फ्रॉड की प्लानिंग होती है भैया, लेकिन एरर की कोई प्लानिंग नहीं। ओ बहुत बढ़िया। ऑफेंस, फ्रॉड इज एन ऑफेंस बट एरर इज नॉट एन ऑफेंस। अरे अपराध है फ्रॉड, लेकिन एरर अपराध नहीं है। क्या हुआ मेरी बेचैन आत्मा, कहां घूम रहा तू। 2 मिनट आया तू 4 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं, जब कंफर्टेबल तब आ जाना भैया। इंटेंशन 1, नॉलेज 2, प्लानिंग 3, ऑफेंस 4। वाह, मतलब अगर इन सबको देखा जाए तो कुल मिला के इंटेंशन में सब कवर हो जाता है, लेकिन ये अपने को सुपर मामू बना रहे हैं 3 डिफरेंस और देके, तो अपने को भी क्या दिक्कत है। पॉइंट बन रहे ना, बनाओ। पांचवा, हाँ अब थोड़ा सा दिमाग लगा रहे। केयरलेसनेस, एरर्स आर रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस। इसके बाद इतनी प्यारी लाइन लिखी है, फ्रॉड कमिटेड विथ ड्यू केयर। ओहो, उचित सावधानी से किए जाते हैं क्या, फ्रॉड, लेकिन एरर जो होती है वो केयरलेसनेस के कारण होती है। बहुत बढ़िया भैया, क्या अंतर है। अगला अंतर, रिजल्ट, फ्रॉड रिजल्ट्स इन लॉसेस, एरर
results in either artificial profit और आर्टिफिशियल लॉस। ये क्या है? अरे बाबा, सेल 2 बार बुक हो गई गलती से तो आर्टिफिशियल प्रॉफिट हो जाएगा, और परचेज 2 बार बुक हो गई गलती से तो आर्टिफिशियल लॉस बुक हो जाएगा। मतलब जो भी होगा वो आर्टिफिशियल ही होगा। हेलो, लेकिन फ्रॉड से तो हमेशा ही लॉस होगा। अब कुछ लोग अपने दिमाग में अंदर क्रांतिकारी विचार ले आए। आपने अभी कहा कि अनजाने में 2 बार सेल बुक कर लो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और 2 बार अनजाने में परचेज बुक कर लो तो लॉस आ जाएगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। अब हमारा आपसे ये सवाल है सर कि जानबूझकर अगर 2 बार सेल बुक कर ली तो प्रॉफिट आ तो जाएगा, फिर आपने यहां पे क्यों निकाला? बबलू, बहुत सिंपल बात है, जिसके साथ फ्रॉड होगा उसे तो लॉस ही होगा ना। नालायकों, तुम ये गलत बैलेंस शीट लेके बैंक को मामू बनाओगे, क्रेडिटर को मामू बनाओगे, गवर्नमेंट को मामू बनाओगे, हर आदमी को मामू बनाओगे, तो फ्रॉड का रिजल्ट तो सामने वाले के लॉस में ही आएगा ना दोस्त। कभी सुना क्या कि कैशियर कैश छोड़कर भागा? कि भैया कैशियर ने क्या किया, कैश बॉक्स में 10,000 रुपए थे भाई, 10,000 रुपए अपनी तरफ से डाल के छोड़ के गया नौकरी। नहीं, जब भी भगता सब लेके भगता है। कैशियर एब्सकॉन्डेड विथ कैश, क्योंकि जो फ्रॉड करता है उसको तो हमेशा क्या होता है, फायदा। यहाँ फ्रॉड कौन कर रहा है? कंपनी। कैसे? अपनी सेल्स को डबल दिखा के। नुकसान किसको हो रहा है? सामने वाली पार्टी को। जो फ्रॉड कर रहा है उसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है। ए भगवान, डिटेक्शन। नॉट इजी as frauds are concealed. Not easy as frauds are concealed. फ्रॉड छुपाए हुए होते हैं दोस्त। फ्रॉड्स छुपाए हुए होते हैं मेरे दोस्त, इसलिए पकड़ना मुश्किल होता है ऑडिटर के लिए। डिटेक्शन फॉर ऑडिटर नॉट इजी। एरर्स में बी अपैरेंट। ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगी। एरर्स में बी अपैरेंट। एरर तो ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस में भी दिख जाएगी, जब तक कि कंपनसेटिंग एरर या एरर ऑफ ओमिशन नहीं हो। प्रमोटी जैसे मत देखो मेरे को कि 12th में प्रमोट हो क्या है, हमको क्या मालूम कि एरर ऑफ प्रमोशन आती है ना। एरर ऑफ हाँ, अपन ने फाउंडेशन में पढ़ी, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेशन, है ना। एरर ऑफ कमीशन होती है तो सस्पेंस अकाउंट आ ही जाता है। अरे राम राम राम। लेकिन एरर ऑफ फुल ओमिशन हो या एरर ऑफ फुल ओमिशन हो या फिर एरर ऑफ कंपनसेशन हो, तो वहां एरर नहीं आ पाती ट्रायल बैलेंस, तो वो डिफिकल्ट होती है। बाकी तो सारी एरर जो है वो रिवीलिंग एरर होती। अरे लेकिन फ्रॉड्स, अरे भाई साहब, फ्रॉड तो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि 7 परतों के नीचे छुपा के रखे जाते हैं, कोई पकड़ ना ले इसको। इसलिए फ्रॉड का डिटेक्शन थोड़ा सा, जबकि एरर का डिटेक्शन इज क्वाइट इजी। आपको समझ में आ गया हो तो ज्यादा खुश होना मत, क्योंकि ये कोई आता नहीं है क्वेश्चन है, तो फिर कराया क्यों? बेसिक्स क्लियर होना चाहिए भैया। और दूसरा क्या है, फिर कोई YouTube पे पढ़ाता हुआ मिल गया तो हमको तो पढ़ाया ही नहीं, ले पढ़ा दिया भाई हो। नाउ
फ्रॉड और एरर। अब जरा ध्यान से सुने, मैं कुछ एक नए कंसेप्ट पर जा रहा हूं। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। क्या हो गया, शेयर मार्केट भी बंद हो गया अब तो? नहीं कर ले बात, कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे फिर मनाना पड़ेगा जबरन में, कोई मतलब नहीं। चलो अभी 5 मिनट बात कर लेगा तो कम से कम रात के 2 घंटे नहीं बिगड़ेंगे। 2 घंटे मनाने में निकल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा छोरा। चलिए अरे करो तो भी क्या दिक्कत है, चलिए तो क्या हम करेंगे नाउ, आगे बढ़े। 7 पॉइंट में क्या था, एरर में बी के आगे, ओ अंकल एरर में बी अपेरेंट। ये स्पेलिंग बहुत ही गलत लिखी है, मतलब बहुत ही गंदी लिखी है, ये मैं मानता हूं। ए डबल पी आता है, हो गया। चल आजा तू इधर आजा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है। चलो घूम के आते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेलिब्रेशन पे। ये क्या है, श्री माया सेलिब्रेशन। गधों, अब यहां पर बैठे बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि श्री माया सेलिब्रेशन क्या है तो मैं उनको कहूंगा इससे तो तुम तुम्हारे घर पे ऑनलाइन ही पढ़ लेते। यहाँ के मतलब क्या निकला तुम्हारा, यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं रहा तुम्हारा। इंदौर आकर अगर तुमने श्रीमया सेलिब्रेशन नहीं गए, इट्स अ फेमस बेकरी। जो बाहर बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं, बाहर वाले बोल रहे हैं उनको भी मालूम है, बोले हमको मालूम है, हम नहीं गए तो क्या हुआ, कोई बात 20 साल से है वो फिर भी नहीं गई। चल गई, अरे थोड़ी देर बाद बोलेगी मेरी ही है, बोले वो। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। आदर्श तिवारी बहुत तेज चल रहा था। श्री माया सेलिब्रेशन, श्री माया सेलिब्रेशन जो है इट्स अ बेकरी शॉप, वन ऑफ द गुड बेकरी शॉप्स इन इंदौर। अब वहां जब आप जाते हो तो वहां काउंटर है, आप काउंटर पे जाओ और उनको जाके बोलो कि सर वो ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री दे दो, तो वो बोलेगा सर पहले वहां जाइए, पैसे जमा कीजिए, टोकन लाइए, मुझे टोकन दीजिए, फिर मैं आपको पेस्ट्री दूं। हाँ भाई अड़ गया, 1 मिनट हो गया, क्या मतलब है इसका, तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं, हम मतलब पेस्ट्री खा के भाग जाएंगे, तुम पहले पैसे जमा करा रहे हो। हमारे टाउन में जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, होटल वाला बाहर ला के देता, भैया जी गरम समोसा खा लो, है ये जलवे हमारे टाउन में। और तुम साले हमसे क्या बोल रहे हो कि पहले पैसे मांग रहे हैं। जिंदगी में आज तक बिना खाए कभी पैसे नहीं दिए बॉस, नहीं देंगे, तो वो भी आपको बोलेगा हम भी नहीं देंगे, आप अपना एटेशन कहीं और जाके दिखाओ, हम हमारे सिस्टम से ही चलते हैं। आप पहले जाइए, पैसे जमा कराइए, स्लिप लाइए, फिर पेस्ट्री देंगे। आदमी गाली बक रहा है, अरे पागल बना रखा है, ऐसा कोई होता है कि हम क्या भाग जाएंगे, कि हमारे पर विश्वास ही नहीं है। जो बोला है वो करे। ये था आपका पहला पड़ाव जिसको आपने कहा श्री माया सेलिब्रेशन। चलो दूसरी जगह चलते हैं, बिग बाजार या कोई और सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या होता है सर, तू रहने दे बेटा, ना हो पाएगा देख, तो जनरल नॉलेज लेके आ पहले। आप गए किसी सुपरमार्केट, सुपरमार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर
राजा जैसे खरीदी करते हैं और भिखारियों सभी के लाइन में लग के पेमेंट करने की बारी आ जाती है। आधा तो मेरा मन सुपरमार्केट में जाने से इसलिए भी कतराता है कि पहले तो आप राजा जैसी खरीदारी कर लो, अपनी पूरी बास्केट भर लो, उसके बाद लाइन में लगो 20 लोगों की, अपना पेमेंट का नंबर कब आएगा। हेलो, तो वहां जाकर आप अब सुपरमार्केट में गए, ऐसे मैं भी सुपरमार्केट में गया था एक दिन, स्टूडेंट आया, हेलो सर, आप भी लगे हो लाइन में? मैंने कहा बेटा तुम भी लगे लाइन में। फिर उसके बाद सुनिए आप स्टूडेंट का कन्वर्सेशन, आई थिंक दे आर फूल्स। मैंने कहा हाँ मतलब अभी तो मैं और तू ही मूर्ख दिख रहे हैं, ये तो सब नहीं नहीं सर, आई थिंक दे आर फूल्स। मैंने क्यों? मैंने कहा चलो अपन भी टाइम पास करते हैं, बच्चा बोल रहा है फूल्स। मैं क्यों, क्या हो गया? सर देखो, look, 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 counters, yes, there are 7 guys, yes, look behind, turn हुआ देखा, those 7 8 guys are looking after every counter, मतलब यहाँ बेवरेजेस रखे हैं, यहाँ वेजिटेबल्स रखी हैं, वहाँ पर बेकरी आइटम्स रखे हैं, वहाँ पर ग्रॉसरी रखी है, आदमी वहाँ भी है और 7 आदमी यहाँ बिठा रखे, गधे हैं, इनको सारे कैशियर को वहां से हटाना चाहिए। अच्छा, फिर वो जो 7 लोग काउंटर अलग अलग बना रखे हैं, इन्होंने वहीं रखवा दो कैशियर। भाई मैंने बेकरी आइटम खरीदा, वहीं पे किया, निकल लिया। यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर रोक देते हैं आखिर में आके। क्या हुआ बॉस, आउट होके आ गए? अरे बैग लेने आए हो? बैटिंग हुई तुम्हारी? गुड। किसी को क्रिकेट खेलने से रोकता नहीं हूँ, कब कौन वेंकटेश अय्यर हो जाए तो मैं बिल्कुल नहीं रोकता हूँ। नाहटा एकेडमी में तो मैं बिल्कुल भी क्रिकेट खेलने से नहीं रोकता हूँ, बिकॉज कब कौन सा बच्चा वेंकटेश अय्यर हो जाए समझ ही नहीं आता। किसी दिन बोले सर अब बोलो कि तू क्लास क्यों अटेंड नहीं करता है, तुम नहीं बोल सकते। वेंकटेश अय्यर को बोल सकते हो कि तूने सीए क्यों छोड़ा, तू मेरी क्लास में आता तो वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो जिसको जो करना है जो करो। हाँ, तो लगे लाइन में, मूर्ख है। इतने लोगों, वही कैशियरों को बिठा लो, बेकरी आइटम खरीदो, पेमेंट करो, आगे जाओ, ये खरीदो, और 2 लोगों रखने की बजाय एक ही रखो। 2 लोगों की क्या जरूरत है? वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, वेस्ट ऑफ क्लाइंट्स टाइम, कस्टमर्स टाइम, दे आर फूल्स। आई सेड चलो आपने बोला अच्छी बात है, मैंने एक काम करते बेटा, ये सारे कैशियर को यहां से हटा देते, जैसे तू कह रहा है कि अपना सब दूर रख दो। अब ये जो बिग बाजार वाला है, ये रात को जब दुकान बंद करेगा तो सारे आइटम गिनेगा पहले जितने भी इसके बिग बाजार में, फिर कंप्यूटर पे से टैली करेगा, फिर देखेगा जितना बिका उतने पैसे आए कि नहीं, फिर ही घर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ एक आदमी को दे दी तो भाई साहब फ्रॉड हो जाएगा। समोसों की चौकीदारी, पेस्ट्री की चौकीदारी एक आदमी के पास है, पैसे लेने का काम दूसरे आदमी के पास है। बिग बाजार के अंदर भी सामान की चौकीदारी एक आदमी के पास है, पेमेंट लेने का काम दूसरे। काम को बांटा जाता है भाई साहब। दे आर सेग्रीगेटिंग दी ड्यूटीज। हेलो, एवरीवेयर यू गो you found a system, wherever you go। आप अपना स्वीट्स पे जाओगे तो बोलेगा 500 रुपए का पहले कार्ड बना लो, फिर वो कार्ड स्वैप करते बैठो। आप वहां ऊपर ट्रेजर आइलैंड में जाओगे, फूड कोर्ट में, तो वहां पे भी वो पहले एक ये सेंटर पॉइंट पे पैसे रखवा लेते हैं और फिर बोलते जाओ सब दूर, कार्ड स्वैप करवा लेते हैं। तो व्हाई दे आर डूइंग सो? जस्ट बिकॉज दे आर डेवलपिंग दैट सिस्टम। वो ये सिस्टम डेवलप करते हैं। क्यों डेवलप करते हैं? इसलिए कि किसी भी एक बंदे के पास सारी ड्यूटीज ना आ जाए। सोचो,
नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में भी आपने देखा होगा, दिन भर कैशियर फालतू बैठा रहता है, नोट सेक्शन में बैठा हुआ आदमी भी फालतू। अभी तो क्या, अभी तो इतने कम बच्चे आ रहे थे, नहीं तो जब हमारे यहाँ अब आएगी फुल फ्लेजेड बैच, ये कल परसों से ही, तो जब नहीं ग्रुप 2 नहीं भाई साहब, अब अर्ली बर्ड आएगी ना, एग्जाम दे दी ना उनने पिछले पंछियों ने, तो अब ये फाउंडेशन वाले जितने पढ़ाए अभी 600-800, इनमें से अर्ली बर्ड आएगी अब तुरंत। तो अब वो अर्ली बर्ड जब आएंगे तो यू विल सी कि क्या क्राउड है। अब इतनी क्राउड जब आएगी अर्ली बर्ड की और आकर के बैठेंगे तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको नोट्स सेक्शन अलग करना पड़ता है, कैशियर अलग करना पड़ता है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमारा अलग है। कोई बोल सकता है कि मूर्खता है, तीन अलग अलग लोग बिठा रखे, खुद रईसी चढ़ रही नाटा जी को, अकाउंटेंट अलग है, फीस लेने वाला अलग है, नोट्स देने वाला अलग। अंकल, ये 3 लोगों में बांटा इसलिए गया है कि अगर मैंने कैशियर को ही जिम्मेदारी दे दी कि तू ही फीस ले ले, तू ही आई कार्ड इशू कर दे, हेलो, तू ही अकाउंटिंग कर ले और तू ही नोट्स और सब बांट दे, गजब हो जाएगा भाई साहब। ये बंदे ने पैसे दिए 50,000 रुपए, मैंने जेब में रख लिया, अकाउंट ही नहीं किया, लेकिन नोट्स भी दे दिया और कार्ड भी बना दिया, अकाउंटिंग हुई नहीं। अब नाटा सर रोज बुला बुला के पहले यहाँ गिन के जाए कितने बच्चे, फिर नीचे जाके टोटल लगाए कितने बच्चे, रोज यही करते रहे। हेलो, कैशियर सिर्फ क्या लेगा? कैश। वो देगा एक रसीद, वो रसीद लेके जाएंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इशू करेगा कार्ड, वो कार्ड लेके जाएंगे नोट्स डिपार्टमेंट में, तब जाकर नोट्स डिपार्टमेंट नोट्स इशू करेगा। ये हमारा नॉर्मल सिस्टम है। अब अभी तो आप बहुत कम हो, बट दिस इज नॉर्मल सिस्टम। आप लोग इस सिस्टम के थ्रू आए कि नहीं आए मुझे नहीं मालूम, बट द नॉर्मल सिस्टम इज दिस कि आप पहले फीस दोगे, फीस की रसीद लोगे, रसीद लेके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसकी अकाउंटिंग करेगा, अकाउंटिंग करने के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट आपको कार्ड देगा, कार्ड लेके आप नोट सेक्शन में जाओगे, नोट्स लेके आप यहाँ बैठोगे, जब वो बंदा आएगा आपके नोट्स भी चेक करेगा, आपका कार्ड भी चेक करेगा, नहीं हो रहा भगा देगा। हेलो, हमने ये डिपार्टमेंट अलग अलग क्यों बांटे? इसीलिए कि किसी एक बंदे को ये सारी पावर दे दी तो वो फीस की हेरा फेरी कर देगा। और ये पूरा जो सिस्टम मैंने आपको समझाया अलग अलग जगह पे ले जाके, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं, नया वर्ड है अपना, वर्ड नंबर कौन सा चल रहा है? 10। और उस नए वर्ड का नाम है इंटरनल कंट्रोल। ओहो, इसको कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल, बहुत सुना है इसके बारे में। यस, इंटरनल कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज ओवर इट्स बिजनेस। कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज ओवर इट्स बिजनेस। किसी एंटरप्राइज का अपने बिजनेस पर कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल होता है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड टाइमली करेक्ट द मिस स्टेटमेंट in financial statement due to fraud or error. Control of enterprise over its business. एक एंटरप्राइज का अपने बिजनेस पर कंट्रोल क्या कहलाता है? इंटरनल कंट्रोल। क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हो? ताकि आप फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट कर पाओ, डिटेक्ट कर पाओ और टाइमली
करेक्ट कर पाओ, इसलिए जो सिस्टम लगाया जाता है उसे कहते हैं क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और सुनिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइंड, implemented and maintained by management of the entity। एंटिटी के मैनेजमेंट के द्वारा वो डिजाइन होता है, इंप्लीमेंट होता है और मेंटेन होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पहले डिजाइन करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल लागू हो गया है। और खाली कंट्रोल सिस्टम लागू कर देने से कंट्रोल नहीं चल जाता, उसका सुपरविजन, मेंटेन, रिव्यू सब करना पड़ता है। सो डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। एंटिटी के मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन होता है। बॉस, कोई शब्द इधर उधर नहीं चलेगा। हेलो, कोई भी शब्द इधर उधर नहीं चलेगा, यही शब्द चलेगा। इंटरनल कंट्रोल डिम, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। क्यों? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड टाइम लिमिटेशन। अब मान लो कभी भी इंटरनल कंट्रोल लगाना होता है ना, तो 6 वर्ड अपने को यूज करना पड़ता है। डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, तो प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड टाइमली करेक्ट। ये 6 वर्ड इंटरनल कंट्रोल के साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक तो आपको मार्क्स से नहीं मिलेंगे भाई साहब। अब आप देखिए आपकी लैंग्वेज कितनी रिच होती जा रही है। आप अब ये लाइन देखना, ग्रामेटिकली जो लाइन अब मैं लिखने जा रहा हूं उसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, there is no grammatical mistake in that particular line, but you won't get a single number in that unless you don't write what is required. Look, मैं लिखूं internal control applied by management, internal control applied by the management so as to detect fraud or error resulting in financial statement giving true and fair view। नहीं खरीदना क्रेडिट कार्ड। हाँ, internal control applied by management so as to detect fraud and error resulting in financial statement resulting the financial results in the financial statement giving true and fair view। अब ऐसी कोई भी चालू इंग्लिश आप लिख दोगे तो उससे कोई मीनिंग ही नहीं है। आप कुछ भी लिख दो, मैनेजमेंट अप्लाइड इंटरनल कंट्रोल टू डिटेक्ट फ्रॉड, उनको कोई मतलब ही नहीं आपकी उस लाइन से। क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। देखना, आप लिखना नहीं है कुछ भी, मैं आपको खाली समझा रहा हूं। मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी designs, implements and maintains the system of internal control to prevent, detect and timely correct the misstatement resulting from fraud and error so as to make financial statement free from material misstatement।
अब आप इस लाइन को देखो जो यहाँ लिखी जा रही, यहाँ जो लाइन लिखी जा रही है वो क्या लिखी जा रही है? मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी डिजाइन्स, इंप्लीमेंट्स एंड मेंटेन्स द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू prevent, detect and timely correct the misstatement in financial statement so as to make financial statement free from material misstatement. अब ये लाइन आपके को रट तो आप सकते ही नहीं हो, वो आपको अपनी आदत में लेके आनी पड़ेगी। और ये वर्ड्स जब मैं लगातार यूज करूंगा तो ये आपकी बोलचाल की भाषा में आ जाएंगे और आपकी एक भाषा शैली विकसित हो जाएगी। यू विल हैव a flow of writing the things in right manner. That's why अपन ये बार बार ये सारे शब्द पढ़ रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? So it is a control of enterprise over its business. Why? To prevent, detect and timely correct. क्या? The misstatement in financial statement. Why? Due to fraud or it is designed, it is implemented and it is maintained by management of the entity. Got it? Entity का मतलब कोई भी बिजनेस हो सकता। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो डेवलप कैसे होता है? अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं। एक एंटिटी के अंदर अगर अपन अलग अलग डिपार्टमेंट्स लें तो सबसे पहले डिपार्टमेंट आता है परचेस, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, स्टोर्स, human resource. There are so many different departments. So we have purchase, we have पहला हुआ परचेस, दूसरा हुआ मार्केटिंग, तीसरा हुआ सेल्स, चौथा हुआ प्रोडक्शन, पांचवा हुआ एचआर, है ना, छठा हुआ क्वालिटी कंट्रोल। से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट के ओहो सबसे बड़ा अकाउंट डिपार्टमेंट तो भूल ही गया, अकाउंट्स। हर डिपार्टमेंट के अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून है ताकि उस डिपार्टमेंट में फ्रॉड एंड एरर ना हो। परचेज डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल बना हुआ है कि बिना परचेस ऑर्डर के परचेस नहीं होगी। परचेस ऑर्डर देने से पहले कोटेशन बुलवाना पड़ेंगे। 3 कोटेशन बुलवा कर जब आप चेक करोगे उसके बाद ही माल खरीदोगे। जो बेस्ट कोटेशन होगा उससे। 1 लाख रुपए से ऊपर का माल हुआ तो मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेंगे, तब तक उसके बिना परचेस नहीं होनी चाहिए। सब क्या है? कंट्रोल। ऐसे ही कंट्रोल मार्केटिंग में रहेंगे, ऐसे ही कंट्रोल स्टोर्स में रहेंगे। स्टोर्स के कंट्रोल को तो आप जानते ही हो। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल। हेलो, फिर ह्यूमन रिसोर्स के कंट्रोल आपको मालूम ही नहीं। अटेंडेंस रिकॉर्ड लेते हैं सैलरी के लिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड उनके होते हैं, पंच कार्ड्स उनके होते हैं, रियल टाइम में उनके बायोमेट्रिक आजकल तो आ गए हैं कंट्रोल करने के लिए कि वो आए कि नहीं आए। तो हर डिपार्टमेंट का अपने नियम, कायदे और कानून होते हैं। पर क्या कंट्रोल लगा देने से कंट्रोल चल जाते हैं? टेल मी, क्या कंट्रोल लगा देने से कंट्रोल चल जाते हैं? ना, कंट्रोल लगा देने से कंट्रोल नहीं चलते। कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर देने से भी कंट्रोल नहीं चलते। कंट्रोल का कंटिन्यूअस सुपरविजन और रिव्यू जरूरी है। अब अगर मैनेजमेंट यही करता रहेगा कि वो कंट्रोल बनाता रहेगा और उन्हें चेक करेगा तो बिजनेस कब करेगा? हेलो, वो कहते हैं, हे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु जी, कृपया हमारे यहाँ पधारे। जी, हमारे यहाँ पधार कर हर महीने ये चेक करें
कि हमने जो परचेज के कंट्रोल बनाए हैं वो सही चल रहे हैं कि नहीं। परचेज इनवॉइस देख के, परचेज ऑर्डर देख के, कोटेशन देख के बताइए कंट्रोल सही चल रहे हैं कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्स की वेजेस देखिए, सैलरी देखिए, बताइए कि प्रॉपर अटेंडेंस रिकॉर्ड चल रहा है कि नहीं, लीव रिकॉर्ड प्रॉपरली रखें कि नहीं। हर डिपार्टमेंट में जाइए और जाकर के उनके कंट्रोल को चेक कीजिए। हे महानुभाव, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सादर वंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं कि आप इन सारे डिपार्टमेंट में जाइए और इनकी 12 बजाइए कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं। और ये बोल कौन रहा है? मैनेजमेंट बोल रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है हमारे लगाए हुए लगे हुए हैं कि नहीं, आप लग जाओ। हेलो, हमारे लगाए हुए कंट्रोल लगे हुए हैं कि नहीं, आप लगाओ, आप लग जाओ और लग के देखो कि जो लगाए हुए थे वो लगे हुए हैं और सही चल रहे हैं। ऐसे महान फंक्शन को आप क्या कहते हो मालूम? इंटरनल ऑडिट। ये क्या हुआ? नया कंसेप्ट पैदा हुआ, सुना है? हाँ, ये क्या होता है इंटरनल ऑडिट? सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट। हो रे, वो तो किनको करवाना वो रे बावा, तू इधर आजा। बिल्कुल सही बोल रहे। तो 25, 50, 100, 200 ऐसे याद करते हैं इसको, जिनका ये है 25, 50, 100, 200। 25 क्या, 50 क्या, 100 क्या, 200 क्या, और एक में मोर देन है, बाकी सब में मोर देन इक्वल टू है। ध्यान से देखना। हाँ, वही बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बता रहा है वो। 25, 50, 100, 200, और उसमें भी एक मोर देन और इक्वल टू नहीं है। एक में मोर देन है, इक्वल टू नहीं है, बाकी सब में मोर देन और इक्वल टू है। वही इंटरनल ऑडिट। बिल्कुल सही बोला तू। क्यों लगाया? क्यों लगाया? ताकि पता पड़े फोन पे हो गया क्या ब्रेकअप। ए दिल है मुश्किल के रणबीर कपूर की तरह क्यों घूम रहा है भैया? क्या हुआ तेरे को? टेंशन है? पॉजिटिव रहो। रणबीर कपूर को मत देखो, सलमान खान को मत देखो, विकी कौशल को देखो। किसी की नहीं चलती तो कोई बात नहीं, किसी की किस्मत भी विक्की कौशल होती है। नाउ टेंशन नहीं लेना बेटा, कोई बात नहीं। अनुष्का चली गई, ऐश्वर्या आएगी, टेंशन नहीं लेना। नाउ अब आगे और अगर ये कोई बात नहीं है तो फिर इतना चेहरा उतारने की क्या जरूरत? नाउ इंपॉर्टेंट, someone somewhere is made for you, rest assured. ओके अब वो कौन है, कहाँ है, उसको ढूंढने में कोई मतलब नहीं। जब आना होगा बिल्कुल प्रकट होगी और तुम्हारी जिंदगी पे छा जाएगी। तुम टेंशन मत लो, फिर तुम सोचोगे कि ये क्यों आ गई। अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, टेंशन मत लो, हमसे पूछो। नाउ तो हम बात कर रहे हैं, हाँ, एंजॉय योर बैचलरहुड। इंपॉर्टेंट इज, चले आगे। ये बीच बीच में आपने फालतू बात क्यों की? कुछ लोगों के चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी और कितनी देर पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा थोड़ा इंटरटेनमेंट दे दूं। क्या है, सबकी फीस वसूल करवाना जरूरी होती भैया? कुछ लोगों को यही बातें समझ में आती, बाकी तो कुछ समझ में आता ही नहीं। चलो, इंटरनल ऑडिट क्या है? सर, इंटरनल ऑडिट एक ऑडिट है जिसको मैनेजमेंट ने लगाया अपनी इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। बाहर वाले को क्या मतलब उससे? ये सेक्शन 138 से बाहर वाले को क्या मतलब? सेक्शन 139 से बाहर वाले को मतलब है। 139 चालू हो गया क्या? लॉ ही खत्म हो गया? आग लगा दी भाई साहब।
उसके बाद भी आप मेरे से बोल रहे हो 139 वाले से बाहर वाले को मतलब, तो बाहर वाले को ही मतलब है। ओ सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(6) दोनों ही आपने पढ़ रखी है। गवर्नमेंट कंपनी की अलग है सेक्शन 139(5) और 139(7), वो अलग है, वो अलग है, दोनों अलग अलग है, टेंशन मत लो। अपन पढ़ेंगे ऑडिट में वापस सारी की सारी लॉ की सेक्शन जो ऑडिट वाली, टेंशन नहीं पढ़ लेना। हाँ वो तो तरुण से ने बोल देगा एसएम सर पढ़ेंगे, एसएम सर जो सेकंड ग्रुप में है उनको पढ़ाएंगे, जो फर्स्ट ग्रुप में है उनके हो गए हैं नमस्ते नाउ। हाँ और इस बार कंपनी ऑडिट लॉ में कितना पूछा था वो भी देख लेना। नाउ इंपॉर्टेंट वही वो था, बाकी तो दिखे ही नहीं क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आप लॉ के क्वेश्चन देखो, ऑडिट ही ऑडिट दिख रही है, ऑडिटर जनरल मीटिंग, दो ही क्वेश्चन दिख रहे थे मेरे को तो, बाकी तो कुछ दिखा नहीं मेरे को, बाकी तो वो तो घटिया ही थे। वो पेलमेंट प्लेज क्या थे देखे क्वेश्चन सूप। अच्छा तुम देखते ही नहीं दूसरों के पेपर, बोले हम ही जाके हमारा ही देखेंगे, वी डोंट बिलीव इन अदर्स पेपर, विल सी ओनली अवर्स पेपर। वाह 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 वाह, बड़े महान विचारक हो यार तुम। नाउ हाँ तो इंटरनल ऑडिट कौन, सेक्शन 138 नहीं, इंटरनल ऑडिट इधर पड़ा। इंटरनल ऑडिट मीन्स एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट टू सेटिस्फाई देयर इंटरनल नीड्स, ही इज नोन एज इंटरनल ऑडिटर, है ना। अभी आपको टैक्स होगा, टैक्स के अंदर पढ़ाएंगे साहब सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट, हो गई क्या बेटा टाइम। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी ग्रॉस रिसीट निकल गई तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा और जाकर इनकम टैक्स में जमा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिटर्न फाइल्ड माना जाएगा। हेलो, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 139 है, वो कहती है कि आपको अपने हर कंपनी को अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को बुलाना पड़ेगा, उनको वो दिखाना पड़ेगा। एनुअल जनरल मीटिंग के तो 4 जनरल बिजनेस थे, जिसके अंदर पहला यही था एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। ऐसे मत देखो यार, तुम जनरल मीटिंग हो गई तुम्हारी, तो जनरल मीटिंग के 4 एजेंडा भी हैं, और उस 4 एजेंडा में एक एजेंडा भी है, तुम्हारे चेहरे से नहीं दिख रहा है कि तुम उस वक्त जाग रहे थे। क्या मैं क्या पढ़ाऊंगा, कंपनी लॉ में क्यों पढ़ाऊंगा भैया, ओ अंकल, ये ऑडिट का ही है, अकाउंट्स का है, वो तो जनरल मीटिंग तो अकाउंट्स की, ऑडिट की थोड़ी है। नाउ अड्डा आ गया, अड्डा, अरे अड्डा ADDA अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, DDA क्या थे अड्डा, अकाउंट्स ऑडिटर डायरेक्टर एंड डिविडेंड। गधड़ो 4 जनरल बिजनेस थे ना, कोई मतलब नहीं, मेरे ऑनलाइन बच्चे बता रहे हैं मेरे नाउ। हाँ देख के बता, तुमको बस यही है, वो देख के बता रहे। ये जो है ना, ये बहुत गलत एटीट्यूड है, ये बचपन से हमारे दिमाग में भर दिया गया है ना कि कछुआ और खरगोश की दौड़ में कछुआ ही जीतेगा, क्योंकि खरगोश तो सोएगा। ये वहीं से गड़बड़ है, हर खरगोश बेवकूफ नहीं होता और हर कछुआ किस्मत वाला भी नहीं होता। यहाँ सारे खरगोश दौड़ते हैं, तुम कछुए हो तो कछुए ही हो, नहीं जीत पाओगे। यू शुड बी फास्ट एंड कंसिस्टेंट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कुछ नहीं होता है यहाँ, वेरी क्लियर, ये बात बहुत क्लियर है यार, इसमें थोड़ी होता है यार। सो वो उन्होंने बता दिया, बोले देख के बताया होगा, अरे एक्सेप्ट करो कि हाँ उन्होंने बता दिया, हम भी बताएंगे कल से, नहीं देख के बताया होगा, देख के हम भी बता रहे, ये क्या होता है। नाउ वेरी सिंपल, सो इंटरनल ऑडिट 139 138 क्या कर रहा था, ये मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया, क्यों, इंटरनल नीड के लिए। सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट, वो बोल रही है कि रिटर्न फाइल तभी मानेंगे 1 करोड़ के ऊपर का जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के, ये सही है। सेक्शन 139 वो सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो कह रही कि हम एनुअल जनरल मीटिंग में अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, वो भी ऑडिटेड। हेलो, who requires audit now, management or external agencies? CBDT एक्सटर्नल एजेंसी है, हेलो, CBDT इज एक्सटर्नल एजेंसी,
Ministry of Corporate Affairs is external agency. They want to regulate your entity and they want that your entity should get audit. वो थोड़ी ऑडिट करवाना, तुम्हारे पास चल तुम कभी ऑडिट नहीं करवाओ, ये वाला करवा लोगे, वो वाला थोड़ी करवाओगे। भैया आके देख लो यार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने कि नहीं बने। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो रिक्वायर कर रहे हैं, ऑडिट करवा के आओ, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करेंगे। तो वो एक्सटर्नल नीड को सेटिस्फाई करने वाले ऑडिट हैं, उन्हें एक्सटर्नल ऑडिट कहा जाता है। हेलो, और एक एग्जांपल लेते हैं। आप बैंक में गए, भाई साहब बोलो हमें सीसी लिमिट सैंक्शन करवानी है, वो कर देंगे सीसी लिमिट सैंक्शन, क्या दिक्कत है। आपका टर्नओवर बताइए, सर ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वो मैनेजर कुर्सी से खड़ा हो गया, बोले भाई साहब इस पे तो ऑडिटर के साइन ही नहीं है। बोले भाई साहब हमारा तो ऑडिट ही नहीं होता। बोले भाई साहब आपको ऑडिट क्यों नहीं होता। बोले हम कंपनी है नहीं और 1 करोड़ से ऊपर हमारा टर्नओवर नहीं, तो हमारा तो ऑडिट होता नहीं। हम 10 लाख रुपए का लोन मांग रहे हैं, आप 10 लाख रुपए का लोन नहीं दे रहे हो। बैंक मैनेजर बोले एक काम करते हैं, हम आपको 10 लाख रुपए का लोन दे देते हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बैलेंस शीट P&L पे साइन करवा के ले आओ, कुछ नहीं देख लिए। नाउ हु रिक्वायर्स द ऑडिट, बैंक इंटरनल एजेंसी की एक्सटर्नल। तो ये ऑडिट भी कौन सा हुआ। अब सुनो दोनों चीजों को ध्यान से, यानी classification of audit on the basis of need, दो टाइप, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल। इंटरनल ऑडिट को अपन लिख चुके, ऑडिट conducted to satisfy internal needs of management। हेलो, एक्सटर्नल ऑडिट को 2 भागों में बांटते हैं, ड्यू टू स्टेचुटरी नीड्स and due to other external needs। हाँ लिखना है, नहीं तो फिर नहीं, बस डिफरेंस के बाद ही लिख लो, ड्यू टू स्टेचुटरी नीड्स। रुक जाओ मैं वहां टेबल में भी लिखवाऊंगा, पर इतना तो लिख लो, ये चार्ट तो बना ही लो। जो स्टेचुटरी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उसे कहते हैं स्टेचुटरी ऑडिट। जो एक्सटर्नल नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जो स्टेट्यूट से जनरेटेड नहीं है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। और जो ऑडिट प्योरली इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है वो कहलाता है इंटरनल ऑडिट। तो आपके पास 3 ऑडिट मौजूद हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एंड स्टेट्यूटरी ऑडिट। डिफरेंस के आगे कंटिन्यू कर दो बेटा इसको।
हम्म। लिख लिया हो तो आगे बढ़ू। फिर से बोलो। हर इंस्टीट्यूट का। हम्म, करना ही पड़ेंगे क्योंकि आपका एक इंस्टीट्यूट के अंदर ऑडिट हो जाता है तो काम ही खत्म हो जाता है। अब आपको ऑडिट किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ है तो जिसके पास जाओगे वो बोलेगा सीए का साइन करवा के लो। अब सीए ने आपके साइन करके एक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी तो हर जगह लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूं मैं भी उसी को एक्सप्लेन कर। नाउ लुक, स्टेचुटरी ऑडिट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई साहब आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर तो आपके पीएनएल और बैलेंस शीट को हम मान्य नहीं करेंगे। आप जाइए और चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करवा के आइए। इनकम टैक्स एक्ट में 3CA 3CB और 3CD 3 रिपोर्ट्स, 41 पॉइंट की रिपोर्ट है जो देनी पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न सही भरा है। लेकिन हर आदमी के लिए नहीं, वो ग्रॉस टर्नओवर जिनका 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो, प्रोफेशनल्स में 50 लाख के ऊपर हो। कंपनी ऑडिट तो कहता भैया 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, सेक्शन 96 तो सब पे ही लगेगी, सभी को आपको करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही करवाना पड़ेंगे तो भैया कंपनी का तो ऑडिट होना ही होना है। हेलो, अभी जीएसटी ऑडिट हट गया, नहीं तो वो भी आ गए थे। 2 करोड़ से ऊपर होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके देगा तो ही मानेंगे कि तुमने जीएसटी सही किया, तो बड़ी मुश्किल से हटाओ। नहीं तो एक ही आदमी पे 3 ऑडिट लग रहे थे। बेचारा पहले कंपनी से ऑडिट करवाता था, फिर टैक्स ऑडिट करवाता था, फिर जीएसटी ऑडिट करवाता था। 3 ऑडिट 3 फीस, अपना नुकसान हो गया, कोई बात नहीं और आएंगे, ऐसा थोड़ी कोई मतलब इसके लिए हटा क्यों दिया पवा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो कुछ होता है कि नहीं, इतना बड़ा शेयर लेके घूम रहे अपन भारत का, क्या बोलते हैं उसको, अरे मोदी जी ने एक शेयर दिया था ना बड़ा सारा, आत्मनिर्भर भारत, लॉयन ने अपना एक है मेड इन इंडिया। हेलो बताओ। सो मेक इन इंडिया, तो वो मेक इन इंडिया करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, तो इतने सारे लॉ रेगुलेशन लगा देंगे लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए बोला जीएसटी ऑडिट की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को जरूरत है, वो बहुत ऊंची लिमिट रख दी उसकी, और डिपार्टमेंट खुद ही ऑडिट कर लेगा। चलिए, तो 1 मिनट, एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर घुसना चाहता है, एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होना चाहता है, तो पुराने पार्टनर उसको बोलते भाई साहब 1 करोड़ रुपए की तो कैपिटल और 1 करोड़ की गुडविल। बोलता तुम्हारी बैलेंस शीट में ऐसा क्या है बे, मैं 1 करोड़ रुपए की कैपिटल लेके आऊं और 1 करोड़ रुपए की गुडविल लेके आऊं, मैं पहले ऑडिट करवाऊंगा, मेरा ऑडिटर बोलेगा हाँ इन्वेस्ट कर दो तो करूंगा। नाउ एक्सटर्नल पार्टनर हु इज कमिंग रिक्वायर्स द ऑडिट, लेकिन स्टेच्यूट नहीं कह रहा है, उसे एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। सिर्फ बिना स्टेच्यूट के एक्सटर्नल बंदे की जरूरत को पूरा करने के लिए जो ऑडिट कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट। स्टेच्यूट की जरूरत करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट करवा रहे हो उसको क्या कहते हैं, स्टेच्यूटरी ऑडिट। हेलो, और इंटरनल जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ऑडिट करवा रहे हो उसे क्या कहते हैं, इंटरनल। कंसेप्ट क्लियर है। हर एक्सटर्नल ऑडिट स्टेच्यूटरी ऑडिट नहीं होता, लेकिन हर स्टेच्यूटरी ऑडिट एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। एम आई राइट? हर स्टेच्यूटरी ऑडिट एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। क्यों? क्योंकि स्टेच्यूट तो आउटसाइड ही है ना। अरे भैया स्टेच्यूट तो एक्सटर्नल बॉडी ही है ना,
हेलो, तो हर स्टेचुटरी ऑडिट एक एक्सटर्नल ऑडिट तो होता है, लेकिन हर एक्सटर्नल ऑडिट स्टेचुटरी ऑडिट हो ये जरूरी। तीन शब्द समझ में आ गए, स्टेचुटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। और इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया, टू सेटिस्फाई इंटरनल नीड। और वो इंटरनल नीड भी समझ में आ गई कि इंटरनल कंट्रोल को सुपरवाइज और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंटरनल ऑडिट। हेलो, अब जरा ध्यान से सुनना, कंसेप्ट कितना मजेदार है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट अच्छा है तो इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट होगा, होगा या नहीं? इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल होंगे कि नहीं? अरे हेलो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल हुए तो फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम? और अगर फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, कम है, तो ऑडिटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि कम? और ऑडिटर को अगर कम मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑडिटर की इफिशियंसी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। हर चीज लिंक्ड है। इंटरनल कंट्रोल अच्छा हुआ तो अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा होगा, अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे होंगे तो ऑडिटर की इफिशियंसी बढ़ेगी। इसलिए ऑडिटर हमेशा इस बात की फिक्र में रहता है कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं। हेलो, मेरी बात समझ में आई? गुड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, आज अपन ने कितनी टर्म्स पढ़ी अगर हम देखें तो? पहले हमने पढ़ा मिस स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फ्रॉड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एरर क्या होती है, फिर हमने पढ़ा फ्रॉड एंड एरर के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है। गॉट इट? कल का लेक्चर कोई भी मिस ना करे। हेलो, हाँ, कल का लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? कितनी बजे तक का टाइम था जब तक?